तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। मैं आपका पंकज सर, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सभी का स्वागत है। और आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी। चलिए उसी पढ़ाई को हम आगे करते हुए लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे आज। ओके, आज हम लोग एरर पे हमारा फोकस है और उस एरर को पढ़ने से पहले दो चीजें हमें पढ़ना है, और वो दोनों चीजें कौन सी हैं? यथार्थता और परिशुद्धता। आइए इन दोनों बातों को थोड़ा समझा जाए। यथार्थता मीन्स होता है एक्यूरेसी, और इस परिशुद्धता का हम लोग इंग्लिश में मिलाते हैं प्रीसीशन। ओके, तो यहां देखिए हमें दो चीजें पढ़नी है, यथार्थता पढ़नी है, परिशुद्धता। ये दोनों चीज हम पढ़ेंगे, समझेंगे इसको। तो उसके लिए हम थोड़ा एक मामला उठाते हैं। मामला ये है कि कोई भी काम हम लोग करें, एक मेजरमेंट कर लें कि एक छड़ है और एक छड़ की जो लंबाई है, वास्तविक छड़ की वास्तविक लंबाई, तो भाई इसकी वास्तविक लंबाई है 5 सेंटीमीटर। ओके, इसमें हम इस चीज को समझने के लिए दो चीज करते हैं। इसका मापन हम करते हैं और उस मापन में हम दो चीजों को ढूंढेंगे। मापन में एक चीज हम प्रयास करेंगे कि इसकी यथार्थता हमें कुछ मिले, और इसका प्रिसीशन, यही हम समझना चाहते हैं। देखते हैं, यहां मैं लिख देता हूं यथार्थता, और इसे हम लिख देते हैं परिशुद्धता। ओके, हमने ऐसा काम किया है। तो जब इसका मेजरमेंट हुआ तो हमको मिलता है कुछ, इसकी वैल्यू समथिंग आती है, तो इसकी वैल्यू हम लोग कुछ निकालते हैं। ऐसे करके दिख रहा होगा, नहीं दिखेगा तो बताइएगा। इसकी वैल्यू इस तरह से कई हम लोगों ने फाइंड किया, राइट, और हम लोगों ने ऐसी वैल्यू इसमें निकाली। दिख रहा है लास्ट तक? ओके, इसके बाद इसकी ऐसा कुछ किया हमने। ये सब वैल्यू हमने इसी को मेजर करते हुए प्राप्त किया, अंतोगत्वा हमने इसको प्राप्त किया। जब हम एक छड़ को क्या करते हैं जिसकी वास्तविक लंबाई है 5 सेंटीमीटर, और उसे हम लोग मापते हैं, तो हमारे पास इतने मेजरमेंट आते हैं, इसमें इतने मापित वैल्यू आते हैं। 5.10, 5.20, 5.30, 5.00, 4.9, है ना। इनमें से यथार्थता का मतलब ये है कि कौन सी वैल्यू जो है इस वाले मान के बहुत करीब है, कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इस वाले मान के क्या है, करीब है। तो हमको इसमें देखिए डायरेक्टली 5 मिल गया, ये वाला, तो इसके करीब है। अगर सपोज दैट ये 5 नहीं होता तो हम किसे ढूंढते? 4.99 हमें मिलता, जो इस 5 के क्या है, बहुत करीब है। तो हमारे लिए 4.99 जो होता वो क्या होता? यथार्थ होता। तो हमें यथार्थ का मतलब ये है कि जितनी भी हमने मेजरमेंट वैल्यू की है, जितनी भी मापी है वैल्यू, उस मापित वैल्यू में ना कौन सा मान इसके ज्यादा करीब है, या एग्जैक्टली वही है ना। तो इसे हम लोग कहते हैं यथार्थता। जो हम लोग मेजरमेंट किए हैं उसका मान कितना, उसके कौन सा मान ज्यादा करीब है। परिशुद्धता का मतलब अब उसको समझिए। यहां देखिए हमारे पास मान एक आया 6.10, 6.11, 6.12, 6.13। ये सब मान क्या है, इसके तो करीब है नहीं, है भी इसके करीब नहीं है। तो लेकिन ये सब मान आपस में क्लोज्ड, बहुत थोड़ा है, एक का 0.01 का अंतराल है ऐसे। तो ये जो आपस में मान कितने एक दूसरे के क्या है, क्लोज्ड है, ये डिसाइड करता है कौन? परिशुद्धता। हम लोग मेजरमेंट करें, बहुत सारे वैल्यूज के लिए, एक मान के लिए हम लोग कई बार उसका मापन करते हैं, और उस मापन में अलग अलग हमें मान मिलता है। जैसे इसमें अलग अलग मान मिला, तो इसमें से कौन सबसे इसके करीब है, ये बात कौन निर्धारित करेगा? यथार्थता। और ये आपस में कितने करीब है, ये निर्धारित करेगा परिशुद्धता। कुछ वैल्यू देख लेते हैं। 5.99
01, 5.50 लिख रहे हो, 5.02, 5.03, 5.03, 5.04, ऐसे समथिंग इतना है ना। तो इसमें दो चीजें हैं, ये जो वैल्यू आई है इसमें दोनों चीज है कि इसका जो मान है वो इसके वास्तविक मान के सब मान बहुत क्लोज्ड, उसके वास्तविक मान के जो 5 सेंटीमीटर है यहां पर, ये इसके बहुत ही करीब है सब मान, और ये आपस में भी करीब है। तो इसका मतलब कि इनके पास दोनों चीजें हैं। आपसे ऐसा कहा जा सकता है कि क्या यथार्थता में, जैसे जिसके पास पूरा यथार्थ वैल्यू है, मान है, क्या उसमें परिशुद्धता भी 100 है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है। यहां आप देख लीजिए, इसमें आपकी यथार्थता भी पूर्ण रूप से है, यथार्थता भी क्या है, यथार्थता भी अधिक है, यथार्थता भी क्या है, अधिक है, और इसमें परिशुद्धता भी अधिक है। सब मान एक दूसरे के क्या है, बहुत करीब हैं, तो ये दोनों अधिक है। ऐसा हो सकता है? तो आप बताएंगे बिल्कुल हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ये आपस में भी मान करीब हो और उस जो जितना उसका वास्तविक मान है उसके भी करीब, राइट। यहां पर मैंने कुछ ऐसे आपको बना के रखे हैं, वो जो तीर चलाने वाला होता है, आप इससे थोड़ा समझने की कोशिश करिए। तीर चलाने वाला टक्कर करके उसमें गोली चलानी, ये आपका लक्ष्य है, इसमें गोलियां चलानी है। सपोज है 6 गोलियां मारनी है आपको, कितनी गोलियां मारनी है सर? 6। रिवाल्वर में 6 गोलियां होती, रिवाल्वर नहीं चलाना है। तो इसमें एक गोली यहां से टक इस पे लग गया, दूर से मार रहा था भाई, दूसरी यहां लगी, तीसरी यहां लगी, चौथी यहां लगी, 5वीं यहां लगी, 6वीं यहां लगी, लो गई। इसमें आप बताओ लक्ष्य कहां है? इसके सेंटर पे, बीच में। तो भाई अगर ये आपस में, यानी कि हम अगर लक्ष्य के करीब पहुंच जाते हैं तो यथार्थ है, अगर हम लक्ष्य से दूर रह जाते हैं तो नहीं यथार्थ है। परिशुद्धता मतलब आपस में वो कितने करीब है, तो ये तो सब मान यार दूर दूर है, ये आपस में सभी जो निशान है गोलियों के ये दूर दूर है। इसका मतलब इसके पास जो परिशुद्धता है वो बेचारी निम्न है, नहीं होगी, बहुत है ही नहीं, बहुत गरीब है गरीब है सर गरीब है सर। और इसका जो यथार्थता है वो देखो, यथार्थता मतलब लक्ष्य के करीब है, तो लक्ष्य के करीब तो कोई नहीं है, बहुत दूर दूर है। ये दोनों चीज इसकी क्या हो जाएगी, निम्न हो जाएगी। यथार्थता भी इसके लिए निम्न होगी और परिशुद्धता भी इसकी क्या होगी, निम्न होगी। अब यहां देखिए, एक दूसरी स्टेप में आपको दिखा देता हूं। यहां पर यही ले लो, चलो 6 गोलियां यहां पर, 3 3 6 गोलियां पर टक 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 6 चल गई। अब 6 चली, किसका मतलब ये हुआ, देखो अभी ये लक्ष्य के तो करीब नहीं है, तो लक्ष्य से दूर है, इसका मतलब इस बेचारे के पास जो यथार्थता होगी वो निम्न है, लेकिन वो एक दूसरे के बहुत करीब है। अगर ये एक दूसरे के करीब हैं तो इसका मतलब कि इसकी परिशुद्धता कैसी रहेगी, उच्च रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, है ना। क्या रहेगी, मैक्सिमम, उच्च रहेगी, राइट। यहां पर इससे 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 कितना हुआ, 6, राइट, 3 3 6। इसमें देखिए लक्ष्य के तो करीब आ गए हैं, सब लक्ष्य के करीब आ गए हैं, लेकिन लक्ष्य के करीब है जिसका मतलब इसके पास यथार्थता कैसी रहेगी, उच्च रहेगी, अधिक रहेगी, वो करीब आ गया। और परिशुद्धता इसकी निम्न है, कैसी है, देख के बोलो, निम्न है भाई, वो मान एक दूसरे से क्या है, दूर है, इसलिए ऐसा हो। अगले वाले स्टेप में वो गोली जो चलाता है, टक 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 टक, कितना हो, 5 1 6। अब ये मान आपस में भी क्लोज है और उस लक्ष्य के भी क्लोज है, इसका मतलब दोनों उसके पास क्या रहेगा, उच्च रहेगा, है ना। यहां से देखिए, कोई अगर यथार्थ भी अधिक हो सकता है, परिशुद्ध भी अधिक हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर लें कि परिशुद्धता और यथार्थता क्या होती है। आइए डिफाइन कर दिया जाए, इसको मिटा दें, सब
तो आपको थोड़ा मोड़ा समझ में आ रहा। अरे सर पूरा आ रहा है, क्या बात कर रहे हैं आप। तो भी सब ये ठहरता हम जान लें क्या होता है। ठीक, किसी माप की यथार्थता वह माप है जो यह बताती है कि मापित मान उसके वास्तविक मान के कितना निकट है, ये आपको डिसाइड करेगा कि ऐसा क्या है। परिशुद्धता से जब सुनूं कोई, परिशुद्धता क्या बताती है? परिशुद्धता भी कुछ बताती होगी यजमान, सोच कर देख लो। परिशुद्धता यह बताती है, परिशुद्धता यह बताती है कि दी गई राशि या मापित राशि किस सीमा तक मापी गई, किस सीमा तक मापी गई है। या फिर से एक और तरीके से कह सकते हो, क्या भाई, परिशुद्धता यह बताती है कि मापित मान आपस में कितने निकट परिशुद्धता यह बताती है कि उसका जो मापित मान है मान आपस में कितने निकट है, यानी कि वो मान एक दूसरे से कितना पास है। इसे आप डेफिनेशन नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए अच्छे से। ओके, इसे आप नोट कर लिए होंगे, बहुत अच्छे। चलिए मिटा देते हैं, मिटा दीजिए भाई, सबको मिटा दिए। अच्छा, तो अब देखिए माप में त्रुटि कैसे, हम आप त्रुटि समझते हैं। माप में त्रुटि, ठीक, क्या भाई, मेजरमेंट, एरर इन मेजरमेंट। ओके, ऐसे अंग्रेजी लिखोगे, एरर इन मेजरमेंट, माप में त्रुटि, मेजरमेंट मापन में त्रुटि, ऐसी बात। तो अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये कैसे हम समझेंगे कि ऐसा हुआ है। हमने आपको जैसे एग्जाम्पल समझाया कि आपको एक रॉड दी गई है, उसकी जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर की है, लंबाई 5 सेंटीमीटर। ओके, इसको कहा गया भाई स्केल ले लो और इसको मेजर करो। तो आप कहेंगे अरे सर कैसे करेंगे, तो करो ना भाई। तो आपने प्रेक्षित किया, प्रेक्षित मान मतलब आपने मेजरमेंट कर लिया, तो इसके जो प्रेक्षित मान आए 0.01 करके, यहां कभी इस तरह का आ गया, कभी इस तरह का आ गया, है ना, कभी मान लीजिए ऐसा आ गया, है ना।
ये सब प्रेक्षित मान है। क्या हुआ है इसमें, हमने इसको क्या किया है, इसकी जो कंटिन्यूटी है वो करेक्ट नहीं है। कभी कुछ वैल्यू मेजर करके आ जा रही है, कभी कुछ वाली आ रही है, कभी कुछ आ रही है, कुछ आ रही है, ऐसा आ गया। इसकी एग्जैक्टली वैल्यू कितनी है, इसकी एग्जैक्टली वैल्यू तो 5 है ना, 5 सेंटीमीटर, और हमारे पास जो कैलकुलेशन के लिए आ रहा है उसकी वैल्यू समथिंग समथिंग इस तरह की आ रही है, अलग अलग आ रही है। तो ये जो माप करने के बाद वैल्यू आई है, ये मापन में क्या है, एक कॉन्टिन्यूटी नहीं है, एक अनिश्चितता है, एक अनिश्चितता है। इस मेजरमेंट की वैल्यू में अनिश्चितता है, और जो अनिश्चितता होती है इसी को हम कहते हैं त्रुटि। तो भाई क्या होता है, मापन में अनिश्चितता, आप कह दो किसी माप की अनिश्चितता, जैसा बोल दो, किसी माप की अनिश्चितता, को क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं, या माप में त्रुटि कहते हैं, ऐसा कह लो, है ना, त्रुटि कहते हैं। इसमें त्रुटि इस तरह से भी है कि जो मान इसका वास्तविक है और जो आपने मान निकाला है इसके बीच में अंतर है, जो अंतर है वही त्रुटि है, वही गलती हो गई है। इसमें 5 है, 5 सेंटीमीटर इसका एक्चुअल वैल्यू थी, और हमने इसको कैलकुलेट करके माप करके कितना निकाल दिया, 5.01 कर दिया। इसका मतलब है कि जो इसमें गलती हुई है वो 0.1 सेंटीमीटर की गलती हो गई है। तो इसमें जो त्रुटि है वो ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि इसमें इस माप में कितनी कितनी गलतियां हुई, राइट, इसमें कितनी कितनी गलतियां हुई है। तो जो त्रुटि है इसमें हम लोग पढ़ेंगे त्रुटि, एरर। ये 2 प्रकार की एरर होती है, एक होती है क्रमबद्ध त्रुटि, या इसे आप नियमित त्रुटि भी कहते हैं, नियमित त्रुटि। और दूसरी एक होती है यादृच्छिक त्रुटि, इसे होती है यादृच्छिक त्रुटि। इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर, और ये होती है रैंडम एरर। दिख रहा है ना इसमें, ओहो, रैंडम एरर नहीं दिख रहा, तो एक होती है रैंडम एरर, राइट। सिस्टमैटिक एरर होती है और एक होती है रैंडम एरर। थोड़ा और ऊपर लिख लेते हैं, क्या जाता है, यादृच्छिक त्रुटि से बोलते हैं रैंडम एरर, इसे बोलते हैं रैंडम एरर। यहां पर एक चीज है कि जो ये वाली एरर है इसका जो रीजन होता है इसे हम लोग किसी भी हाल में रिमूव कर सकते हैं, मतलब इसे हटा सकते हैं, राइट। कैसे हटा सकते हैं, ऐड कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जोड़ के घटा के। यहां पर लिख लीजिए आप, कैसे हम इसे अलग रिमूव कर सकते हैं, जोड़ या घटा कर, ऐसा किया जा सकता है। इस वाली एरर को हम किसी भी, इसका कारण अज्ञात होता है, इसके कारण का पता ही नहीं है, इसका जो कारण होता है वो अज्ञात है, तो हम इसे ढूंढ ही नहीं पाएंगे। जब इसका कारण का हमें पता ही नहीं है यार, तो हम इसे दूर कैसे कर सकते हैं, कोई हमारे पास रास्ता नहीं है दूर करने का, राइट, कोई भी रास्ता है ही नहीं इसको हम दूर कर सके किसी भी हाल तक के लिए।
तो देखिए इसमें हम लोग इसमें बारी बारी से थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्रमबद्ध त्रुटि, इसको मिटा दो, क्रमबद्ध त्रुटि, राइट। आइए समझते हैं क्रमबद्ध त्रुटि क्या है। तो देखिए इसमें क्रमबद्ध त्रुटि वही है सिस्टमेटिक एरर, क्रमबद्ध त्रुटि, ये फर्स्ट वाला इसका टाइप। तो ये वाली जो एरर होती है कि जो हम प्रयोग करें और उस प्रयोग में हमेशा आती रहे, ऐसा न हो कि न आए। बाल कैसे हो गए भाई, थोड़ा सा सही कर लिया जाए। ओहो ठीक है, थोड़ा थोड़ा, हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा इसे सही कर लिया जाए, ठीक है। तो इसे हम लोग ऐसा करें, ऐसी त्रुटि कि ऐसी त्रुटि जो प्रयोग में नियमित रूप से आती है, नियमित रूप से आती है ना। ऐसी त्रुटि जो प्रयोग में नियमित रूप से आती है उसे क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। ऐसा हो गया, ऐसी त्रुटि जो प्रयोग में आती रहती है ना। जैसे आप सोचो कि वर्नियर कैलिपर्स ले लें हम, जैसे वर्नियर कैलिपर्स की शून्यांक त्रुटि। ये देखिए वर्नियर कैलिपर्स में ये त्रुटि जो है शून्यांक त्रुटि, ये उसमें लगातार बनी रहती है, वो एक सिस्टमेटिक हमेशा आती रहती है ना। एक ऐसी त्रुटि जो बिल्कुल लगातार नियमित ढंग से आती है। ओके, इस क्रमबद्ध में जो ये त्रुटि हम पढ़ रहे हैं, क्रमबद्ध त्रुटि, यह कई प्रकार की होती है। यह निम्न प्रकार की होती है, राइट। ये निम्न प्रकार की होती है। इसमें से पहली जो है यंत्रगत त्रुटि, इसी को थोड़ा समझते हैं। अच्छा, यंत्रगत त्रुटि को हम समझना चाहते हैं। तो यंत्रगत त्रुटि जब आप, तो यंत्रगत त्रुटि मीन्स इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये क्या होती है, कैसी एरर होती है, इसमें किस तरह के होते हैं, तो देखते हैं ना। यह त्रुटि यंत्र की अपर्याप्त, देखिए दिख रहा है उसमें, हाँ, अपर्याप्त अभिकल्पना, पर्याप्त अभिकल्पना, त्रुटिपूर्ण अंशांकन, ओके, या फिर शून्यांक त्रुटि, या एक पिछट त्रुटि, के कारण आदि। ऐसी इन सभी कारणों ये त्रुटि आ जाती है। जैसे आपको एग्जाम्पल में समझाऊं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। एक हमारे पास वोल्ट मीटर है,
और ये बेचारा वोल्ट मीटर जो है ना, ये बेचारा वोल्ट मीटर बहुत सोचो कि कम प्रतिरोध का है, छोटा सा निम्न प्रतिरोध का है। और आप जानते हैं कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो इनफाइनाइट लिया जाता है, इसलिए कि उसमें कम से कम धारा आ सके, उससे होकर गुजर सके। और हमको जो मेजरमेंट करना है, मापन करना है, इसी से उच्च प्रतिरोध, ठीक, उच्च प्रतिरोध के सिरों का क्या भाई, वोल्टता है ना। मतलब हमें एक उच्च प्रतिरोध के सिरों के बीच वोल्टता मापनी है। जैसे मैंने यहां पर एक उच्च लगा दिया, यहां पर आपका वोल्ट मीटर लगा हुआ है, समांतर क्रम में लगता है। तो देख लो भैया, ये तो भैया निम्न प्रतिरोध का है, इसका प्रतिरोध छोटा है, इसका मतलब धारा इसमें से चली जाएगी। इसका प्रतिरोध ज्यादा है तो ये धारा का रुकावट ज्यादा करेगा, ये वाला। जब धारा का रुकावट ज्यादा करेगा तो अधिक धारा इसमें चली जाएगी, है ना। और ये पढ़ने में सक्षम होगा कि इसमें कितनी धारा जा रही है, इसमें तो बहुत कम हो गई है तो उसको गलत पड़ेगा। तो इसमें जो मापन आएगा, मापन वो त्रुटिपूर्ण रहेगा, यानी कि इसमें गलतियां होगी। ये मापन में इसमें त्रुटिपूर्ण रहेगी, गलती रहेगी। तो इस तरह से ये कौन गलती कर रहा है, यंत्र कर रहा है। तो यंत्र की गलती जो होगी वो यंत्रगत त्रुटि में आती है, राइट। इससे आप नोट कर सकते हैं, अच्छे से नोट करिए। तो इसे आप नोट कर लिए। आगे चलते हैं, कुछ त्रुटियों का और जिक्र किया जाए। इसी क्रमबद्ध त्रुटि में ही रहेगी, ओके, कार्य विधि में अपूर्णता। नंबर 3, कार्य विधि में अपूर्णता, कार्य विधि में अपूर्णता। ये त्रुटि तब संज्ञान में आती है, ऐसा सोच लो कि तब यह अस्तित्व में आती है जब उसको प्रयोग करने वाला कोई व्यक्ति बेखबर हो जाए, बाह्य वातावरण से वो बेखबर है। जैसे यह है, थोड़ा सा मैं लिख दूं, यह त्रुटि तब अस्तित्व में आती है जब प्रेक्षक बाह्य वातावरण से क्या रहे, बाह्य वातावरण से बेखबर रहे। बाह्य वातावरण से कैसा रहे, बेखबर रहे। तो बेखबर रहे, तब ये त्रुटि अस्तित्व में आ जाती है। जैसे आप एक एग्जांपल समझिए, कैलोरीमिति का सिद्धांत ये कहता है कि जब हम किसी गर्म वस्तु को रखेंगे तो उससे उष्मा का ह्रास होगा, मतलब उष्मा उससे निकलेगी। अगर हम उसके बाहर अचालक आवरण लगा दें तो भी उस वस्तु से तो उष्मा निकलनी है, उस वस्तु से क्या है, उष्मा निकलनी है। या फिर आप ऐसे समझो, बाह्य वातावरण का मतलब कि अगर हम एक बॉब वाला, मतलब एक गोलक को हमने इससे बांध दिया, टकुक चकुक चकुक टकुक, ऐसे चक से न बांध दिया, इसको ऐसे मैंने यहां ऐसे करके छोड़ दिया, ऐसे करके चल रहा है। अब ये चलता रहा, लेकिन इसमें हुआ यूं कि बाहर से एयर आती है, हवा, और उसे प्रभावित कर देती है ना। तो ये से प्रभावित करती है। ये जो है, ये तो किसने गलती कर दिया भाई, बाहर का वातावरण था जो इसको डिस्टर्ब कर गया, इसका दोलन नहीं हो पाया सही से। तो जो हमारा आएगा कैलकुलेशन वो त्रुटिपूर्ण रहेगा, ओके।
दूसरा इसमें है कि जो व्यक्तिगत त्रुटि होती है, इसमें नंबर 4, ये तो एक्चुअल रोमन वाला लिखना चाहिए था हमको, टक 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 एंड टक टुक टक ऐसा ना। तो ये होगा भाई व्यक्तिगत त्रुटि। हाँ जी, पर्सनल एरर, पर्सनल एरर। ये क्यों होती है? व्यक्ति गलती करता है यार, साफ बात यही है कि व्यक्ति गलती करता है, ऐसी त्रुटि आ जाती है। ओके भैया, इन त्रुटियों का मुख्य कारण, आने का मुख्य कारण मुख्य कारण क्या भाई? प्रेक्षक की लापरवाही, ये जो त्रुटियां हैं, ये प्रेक्षक की क्या है? लापरवाही। ये प्रेक्षक की लापरवाही। जैसे आपको एक प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, आप जब 12th में जाएंगे तब, अभी तो थोड़ा सा अगर 10th का याद हो तो थोड़ा समझ पाओगे। उसमें एक दो लेंस को हम रखते हैं और देखते हैं उधर की पिन का, इधर से, कि उस पिन का उल्टा प्रतिबिंब इस वाली पिन के ऊपर ऐसे दिखाई देता है, उल्टा। तो हम उसमें क्या करते हैं, व्यक्ति जो है उसको लंबन ना हो, लंबन से बचने के लिए उस पिन को, यानी जो पिन होती है या जो नेडल होती है सुई, उसको इधर उधर खिसकाओगे और उस एडजस्टमेंट में उस व्यक्ति ने लापरवाही कर दिया तो ठीक जगह इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो एरर है, ये किसके लिए है, क्यों आई है? इसमें व्यक्ति कर रहा है। व्यक्ति को दे दिया भाई, क्या आप कैलकुलेट करके जी की वैल्यू निकालिएगा। जी की वैल्यू निकालना है 4πr², ओके, 4π² L² अपन T², ऐसा कर दिएगा, फार्मूला दे देगा। कैलकुलेशन गलत कर गया, 2 × 2 4, उसने 5 लिख दिया गलती से, तो उससे गलती हो गई। तो इसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल एरर। ऐसी कंडीशन को पर्सनल एरर कहा जाता है। इसमें दूसरा जो होता है, आप समझ ही गए होंगे, जो यादृच्छिक होती है, यादृच्छिक त्रुटि। ये कैसी त्रुटि है भाई? रैंडम है, इसका रीजन हमें नहीं पता होता है, रैंडम एरर। ऐसी त्रुटि जिसके कारण का ज्ञान न हो। ऐसी त्रुटि जिसका कारण का ज्ञान न हो, मतलब ऐसी गलती आ गई जिसे हम जान ही नहीं पाए कैसे आ गई, इस गलती को हम लोग बोलेंगे यादृच्छिक त्रुटि। आप इसे नोट करिए अच्छे से, उसके बाद हम लोग आगे त्रुटि पढ़ रहे हैं। ओके, ये आपने कर लिया। आइए, मान लीजिए, ऐसे समझो पूरा बढ़िया से कि हमने क्या किया है। समझो कि हमने बहुत सारे मेजरमेंट किए और उस सब मेजरमेंट में इस तरह की वैल्यू हमको मिलती है, ऐसे करके बहुत सारी वैल्यू हमें मेजरमेंट में मिल जाती है। तो फिर हम इसका क्या करेंगे? मीन निकालेंगे यार, और क्या करेंगे? तो हम इसका मीन निकालते हैं। तो हम लिख लेते हैं इसमें ए मीन बराबर, मीन कैसे निकलता है? डिवाइड कर दो यार, उस सबको जोड़ के उसमें उतने से डिवाइड कर लेते हैं। A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट कहां तक? AN। टोटल इसमें कितना है? n है ना, तो टोटल n यहां तक बता दो भाई, टोटल n है, n है कि नहीं? टोटल n तक है। हम तो जो मीन वैल्यू हमें मिल गई इसकी टोटली में, जैसे हम कर लेंगे भाई, मीन वैल्यू मिल जाती है। तो अब यहां पर हमें एक निरपेक्ष त्रुटि याद आती है, निरपेक्ष त्रुटि, जिसे हम लोग एब्सोल्यूट एरर भी कहते हैं। ये काम ये है
कि जो हमारा निरपेक्ष त्रुटि आएगी, निरपेक्ष त्रुटि, ये जो उसका अलग अलग मेजरमेंट है, अलग अलग, यहां देखिए उसको आपने वस्तु को जो मेजर किया है A1 A2 A3 है ना, ऐसा आया है, तो इसमें से हर में मीन में से आप माइनस कर लो, तो मीन माइनस A1 कर लो। एक मिनट रुक जाइए, इसका जो मीन मान आया तो हम लोग इसकी त्रुटि को ज्ञात करते हैं, छोड़ो। तो इसमें से मीन वैल्यू आती है माइनस A1, पहली बार हमको मिल जाएगा कौन, निरपेक्ष त्रुटि, इसमें से आ जाएगा। ओके, फिर इसके बाद इसमें से डेल्टा A2, A मीन कर लेंगे माइनस A2, फिर इसी तरह अगला, फिर इसमें से A मीन कर लेंगे और ये फिर डॉट 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 टक टड़क टक टड़क 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 टड़क, A मीन माइनस AN, ऐसा हो जाएगा ऐसा। तो हम लोग एब्सोल्यूट एरर उसके एक अलग अलग मान के अगर है तो उसे एक जगह हम निकालेंगे, उसको मीन कर लेंगे, तो फिर उसमें से हर बार में से माइनस कर लेंगे, राइट। कभी कभार ऐसा हुआ जो आपका मीन वैल्यू आया, सपोज दैट मीन वैल्यू जी की वैल्यू हम की बात कर रहे हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा था मीन वैल्यू इसकी जो आई वो 10.0 मीटर पर सेकेंड है ना, मीन वैल्यू इतनी आ रही है, राइट। मीन वैल्यू हो सकता है कि मीन वैल्यू इससे कम भी आ जाए, अभी समझिएगा। मीन वैल्यू इतनी आ गई तो जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव रहेगी, कैसे निकालोगे, देखो भैया मीन माइनस जो मेजरमेंट किया गया फर्स्ट टाइम में, मान लो फर्स्ट टाइम इतनी मेजरमेंट आई तो 10 माइनस 9 पॉइंट समथिंग, तो 0.2 आएगी, पॉजिटिव में। ऐसी कंडीशन हो सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है यार कि हमारी जो मीन वैल्यू आई है वो 7.8 मीटर पर सेकंड आ जाए, ऐसा कुछ समथिंग आ जाए, कम हो जाए, कम हो जाए तो क्या होगा कम हो जाए तो क्या, 7.8 माइनस 9.8 इट मीन्स माइनस 2.0 माइनस। तो जो एब्सोल्यूट एरर है वो नेगेटिव हो सकती है और पॉजिटिव दोनों हो सकती है, बात समझ में आ रही है, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, राइट। इसके बाद हम लोग माध्य निरपेक्ष त्रुटि देखते हैं, तो यहां पर हम मीन, ओके, एब्सोल्यूट एरर देखते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, इसी का मीन कर दो तो हमारे पास इसका मीन ऐसा आ जाएगा, डेल्टा A1 फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में नहीं रहेगा, फिर यहां पर डेल्टा A2, फिर यहां पर डेल्टा A3, ऐसे करके प्लस डॉट डॉट कहां तक दिख रहा भाई इसमें, प्लस डेल्टा AN लास्ट, सबके डिवाइड n, ये आपका मीन आ जाएगा एब्सोल्यूट। तो जो यहां पर आपने निरपेक्ष निकाल दिया, निरपेक्ष मान, उसी का क्या कर देना है, मीन कर देना, मीन निकालना उसी का। अच्छा चलो ठीक है। इसके बाद इसमें सापेक्ष या भिन्नात्मक, सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि, इसको बोलोगे आप रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। पता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ओहो एरर, राइट, फ्रैक्शनल एरर, ऐसा होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना यार, फ्रैक्शनल एरर बड़े आराम से निकल जाएगी। इसका जो वैल्यू यहां पर फाइंड हुई है उसमें से उसके मीन वैल्यू के डिवाइड कर दो, उसकी जो मीन वैल्यू निकालोगे, ऐसा हो जाएगा। फिर परसेंटेज एरर तो और कुछ भी नहीं है, प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत
त्रुटि परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना अलग से। जो आपने ये मीन किया है और ये फ्रैक्शनल एरर निकाला है, इसी में आप 100 का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको ये मिल जाएगा। ओके, ओके, इसे आप देखिए अच्छे से और इसे अपने दोस्तों को भी दिखाइए और आगे इस तरह पढ़ाई करते रहिए। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग इससे जो एडिशनल में होगा, जिसे एडिशनल में एरर कैसे निकालते हैं और घटाना में कैसे निकालते हैं, गुणा में कैसे निकालते हैं, भाग में कैसे, घात में कैसे, ये सब उसमें बताया जाएगा। उस पे बेस्ड हम मेंटल करेंगे। ओके, तो आज का लेक्चर